नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। आज हम ज्योतिष की दुनिया में एक ऐसे सवाल को कुरेदने वाले हैं जो अक्सर लोगों को परेशान करता है। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी कुंडली में ज्योतिषियों ने बड़े बड़े योग बताए थे। गजकेसरी योग जैसा बड़ा राजयोग। कहा गया था कि जिंदगी शानदार होगी, लेकिन सच कहूं तो उनकी जिंदगी में वैसा कुछ खास दिखा नहीं, बल्कि संघर्ष ही ज्यादा रहा। तो सवाल ये है कि क्या ज्योतिष काम नहीं करता, या हम कुछ बहुत जरूरी चीज देखने से चूक रहे हैं? ये बहुत ही आम और बहुत ही गहरा सवाल है, और इसका जवाब आज की हमारी चर्चा के केंद्र में है। हमारे पास जो स्रोत हैं वे ज्योतिष की उस छिपी हुई परत को खोलते हैं जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि ग्रह कहाँ बैठा है, लेकिन ये नहीं देखते कि उस ग्रह में दम कितना है। इसी दम को मापने का एक तरीका है षडबल। षडबल, हाँ, ये शब्द मैंने सुना तो है, लेकिन ये हमेशा बहुत टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं कि ग्रहों की सिर्फ मौजूदगी और उनकी असली ताकत के बीच क्या फर्क है, और ये फर्क मेरे दोस्त जैसे लोगों की जिंदगी को कैसे पूरी तरह बदल सकता है। बिल्कुल, ये समझना वैसा ही है जैसे ये जानना कि कागज पर एक शक्तिशाली सेना होने और असल में युद्ध के मैदान में लड़ने वाली सेना होने में क्या फर्क है। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ा विषय है। शुरू कहाँ से करें? वो जो एक क्लासिक उदाहरण है कि दो लोगों की राशि एक है, कुंडली देखने में भी एक जैसी है, लेकिन एक आसमान छू रहा है और दूसरा जमीन पर संघर्ष कर रहा है। इसका षडबल से क्या लेना देना है? इसका सीधा लेना देना है। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, वजह बहुत साफ है। एक व्यक्ति का ग्रह ताकतवर है और दूसरे का सिर्फ मौजूद है। षडबल इसी छिपे हुए अंतर को सामने लाता है। बाहर से दोनों कुंडलियां एक जैसी दिख सकती हैं, लेकिन एक की गाड़ी में 500 हॉर्स पावर का इंजन है और दूसरी में सिर्फ 50 का। हाँ, दोनों गाड़ियां हैं। दोनों गाड़ियां हैं, बिल्कुल, पर उनकी परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क होगा। ठीक है, तो इस षडबल को विस्तार से समझते हैं। ये है क्या? षड यानी 6 और बल यानी ताकत। लेकिन ये सिर्फ 6 ताकतों की एक लिस्ट है या इससे कुछ ज्यादा है? ये सिर्फ लिस्ट नहीं है, ये एक मल्टी लेयर्ड एनालिसिस है। एक तरह से ग्रहों की ताकत का 360 डिग्री ऑडिट है। स्रोत के अनुसार बिना षडबल देखे की गई कोई भी भविष्यवाणी अधूरी है, क्योंकि आप सिर्फ हथियार देख रहे हैं, उसमें धार कितनी है ये नहीं देख रहे हैं। अच्छा, ये एक आईना है जो बताता है कि कोई ग्रह असल में अपना असर दिखाएगा या सिर्फ कुंडली में एक सिंबल बनकर रह जाएगा। यहाँ से ये और भी दिलचस्प हो जाता है। तो ये 6 तरह की ताकत कौन कौन सी हैं? ये 6 स्तंभ कौन से हैं जो किसी ग्रह को शक्तिशाली बनाते हैं? इन्हें थोड़ा आराम से समझते हैं। जरूर। षडबल के 6 स्तंभों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बल एक अलग कहानी कहता है। पहला और सबसे जरूरी है स्थान बल। स्थान बल, हाँ, यानी पोजिशनल स्ट्रेंथ। ग्रह कहाँ बैठा है? क्या वो अपनी सबसे मजबूत स्थिति मतलब उच्च राशि में है, अपने घर में है, या दोस्त के घर में है? ये वैसा ही है जैसे कोई इंसान अपने घर में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल और ताकतवर महसूस करता है। मतलब उसका अपना टफ, उसका होम ग्राउंड एडवांटेज। बिल्कुल। दूसरा है दिग्बल, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। इसे ऐसे समझिए जैसे एक सेनापति अपनी पसंदीदा जमीन पर लड़ रहा हो। हर ग्रह की एक पसंदीदा दिशा या भाव होता है जहां वो सबसे ज्यादा सहज महसूस करता है। जैसे गुरु और बुध लग्न यानी पहले घर में दुनिया के सामने अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करने में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। अगर वही गुरु 8वें घर जैसी छिपी हुई जगह पर हो तो उसकी ताकत कम हो जाती है, क्योंकि वो अपनी पसंदीदा जगह पर नहीं है। समय की शक्ति, ये तो बहुत काव्यात्मक लगता है। मतलब क्या कोई ग्रह सिर्फ इसलिए कमजोर हो सकता है क्योंकि किसी का जन्म गलत समय पर हुआ? हाँ, यही तीसरा बल है काल बल, टेम्पोरल स्ट्रेंथ, समय का साथ। कुछ ग्रह दिन में मजबूत होते हैं जैसे सूर्य, गुरु और शुक्र, और कुछ रात में जैसे चंद्रमा, मंगल और शनि। तो अगर किसी का जन्म दिन में हुआ है तो उसके सूर्य को स्वाभाविक रूप से काल बल मिलेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो मिलकर एक बड़ा फर्क पैदा करती हैं। ये तो बहुत गहरा विश्लेषण है। मतलब अब तक हमने देखा जगह, दिशा और समय। बाकी के 3 कौन से हैं? चौथा है चेष्टा बल यानी मोशनल स्ट्रेंथ। ग्रह कितना सक्रिय है, उसकी चाल कैसी है। जब कोई ग्रह वक्री यानी रेट्रोग्रेड होता है तो आमतौर पे लोग डर जाते हैं, लेकिन ज्योतिष के हिसाब से
वक्री ग्रह बहुत ज्यादा चेष्टा बल से भरा होता है। वो पृथ्वी के सबसे करीब होता है और ऐसा लगता है जैसे वो अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा कर रहा हो। अच्छा, एक तीर की तरह जिसे छोड़ने से पहले पीछे खींचा जाता है। ये तो आम धारणा के बिल्कुल खिलाफ है। लोग तो वक्री ग्रहों से डरते हैं। अच्छा, पांचवा बल कौन सा है? पांचवा है नैसर्गिक बल यानी नेचुरल स्ट्रेंथ। ये ग्रहों की अपनी आंतरिक हायरार्की है, उनकी डिफॉल्ट सेटिंग। सूर्य जो जीवन और ऊर्जा का स्रोत है, स्वाभाविक रूप से सबसे शक्तिशाली है। उसके बाद चंद्रमा, फिर शुक्र, बृहस्पति, बुध, मंगल और अंत में शनि आते हैं। ये उनकी रॉ पावर है किसी भी कुंडली में आने से पहले। एक मिनट, मुझे ये समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। नैसर्गिक बल और स्थान बल में क्या फर्क है? क्या ऐसा हो सकता है कि शनि, जो नैसर्गिक रूप से कमजोर है, अपनी उच्च राशि में होने की वजह से सूर्य से भी ज्यादा ताकतवर हो जाए? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब हाँ है। यही पर षड बल की खूबसूरती है। नैसर्गिक बल सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है। एक नैसर्गिक रूप से कमजोर ग्रह शनि अगर अपनी उच्च राशि तुला में बैठा हो, मतलब जबरदस्त स्थान बल, हाँ। 10वें घर में हो दिग्बल, और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो वो कुंडली का सबसे शक्तिशाली ग्रह बन सकता है और नैसर्गिक रूप से बलवान सूर्य से भी ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। और आखिरी छठा बल है दृक बल यानी एस्पेक्चुअल स्ट्रेंथ। दृक बल उस ग्रह पर दूसरे ग्रहों का कैसा प्रभाव है? क्या उसे गुरु जैसे शुभ ग्रहों का साथ मिल रहा है जो उसकी ताकत बढ़ा रहे हैं, या शनि, राहु जैसे ग्रह उसे देखकर कमजोर कर रहे हैं? इन 6 चीजों को मिलाकर ही किसी ग्रह का कुल षडबल बनता है। वाह, ये तो किसी जासूसी कहानी की तरह है जहां हर सुराग को जोड़कर असली तस्वीर बनानी पड़ती है। इससे जुड़ा एक बहुत बड़ा मिथ भी है जिसकी हमने शुरू में बात की थी। लोग सोचते हैं कि अगर ग्रह अपनी उच्च राशि में या केंद्र जैसे अच्छे घर में बैठा है तो बस लॉटरी लग गई। हाँ, और यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। सच्चाई ये है कि अगर किसी ग्रह का कुल षडबल कम है तो वो राजा होकर भी शक्तिहीन है। अच्छा, वो सिंहासन पर तो बैठा है लेकिन उसके पास कोई अधिकार नहीं है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी के पास एक बहुत महंगी स्पोर्ट्स कार हो लेकिन उसमें पेट्रोल ही ना हो। सही बात है। वो दिखेगी तो शानदार पर चलेगी नहीं। ये उपमा अच्छी है, लेकिन क्या ये इतना सीधा है? क्या कोई तरीका नहीं है कि उस बिना पेट्रोल वाली कार में पेट्रोल भरा जा सके? यानी क्या एक कमजोर ग्रह को उपायों से मजबूत नहीं किया जा सकता? बिल्कुल, उपायों पर हम आएंगे क्योंकि वो एक और जगह है जहाँ लोग बहुत गलतियाँ करते हैं। लेकिन उससे पहले चलिए उस उदाहरण पर वापस चलते हैं जहाँ 2 लोगों का चार्ट एक जैसा था। मान लीजिए दोनों की कुंडली में शुक्र 7वें घर में तुला राशि में है। ये कागज पर बहुत अच्छी स्थिति है। हाँ, शुक्र अपने घर में, रिश्तों के घर में, इससे अच्छा क्या हो सकता है? अब षडबल का जादू देखिए। पहले व्यक्ति के शुक्र का षडबल बहुत ज्यादा है, उससे पूरा स्थान बल मिल रहा है, उस पे बृहस्पति की अच्छी दृष्टि है और जन्म शाम के समय हुआ है। ये व्यक्ति अपने रिश्तों में बहुत स्पष्ट, खुश और सफल रहेगा। उसे एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा। अब दूसरे व्यक्ति का शुक्र भी वही है लेकिन उसका षडबल कम है क्योंकि उस पर शनि की भी दृष्टि है। मतलब दृक बल कम हो गया। दृक बल कम हो गया, उसका जन्म दिन में हुआ है, काल बल नहीं मिला और वो किसी और कमजोर ग्रह के साथ बैठा है। नतीजा वही शुक्र रिश्ते में भ्रम, देरी, असंतोष और शायद तलाक तक दे सकता है। बाप रे। कुंडली वही है, ग्रह वही है, लेकिन ताकत के फर्क ने नतीजा पूरी तरह पलट दिया। ये तो आंखें खोल देने वाला उदाहरण है। तो एक मजबूत ग्रह का असल मतलब क्या हुआ? वो किसी के जीवन में क्या भूमिका निभाता है? किसी का सबसे मजबूत ग्रह वो होता है जो मुश्किल समय में भी उसका अदृश्य कवच बनकर साथ देता है। ये वो अंदरूनी शक्ति है जो हर गिरावट के बाद इंसान को फिर से खड़ा कर देती है। हमारे स्रोत बताते हैं कि इस ग्रह को काम करने के लिए किसी उपाय, किसी रत्न या मंत्र की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपनी शक्ति से ही काम करता है। अपने आप। यही ग्रह ये भी तय करता है कि कोई व्यक्ति प्राकृतिक रूप से किस काम में अच्छा है, उसका नेचुरल टैलेंट किस तरफ है। और अगर हम इसके असर की तुलना करें तो मजबूत और कमजोर ग्रह में क्या फर्क दिखता है? फर्क बहुत साफ है। स्रोत बताते हैं एक कमजोर ग्रह का नतीजा होता है डर, हर काम में देरी और भ्रम की स्थिति। व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि उसे जाना कहाँ है, वो हमेशा दुविधा में रहता है। वहीं दूसरी तरफ एक मजबूत ग्रह देता है
स्पष्टता, आत्मविश्वास और एक साफ दिशा। व्यक्ति को अपने रास्ते पर कोई शक नहीं होता। वो फैसले लेने से डरता नहीं है। इसका मतलब इसका सीधा संबंध करियर और पैसे से है, क्योंकि जीवन में स्पष्टता और दिशा का सबसे बड़ा असर तो इन्हीं क्षेत्रों पर पड़ता है। बिल्कुल, षड्बल का करियर और आर्थिक स्थिति से सीधा और गहरा लिंक है। जो आम सलाह दी जाती है वो बहुत सतही होती है, जैसे मजबूत बुद्ध व्यक्ति को व्यापार और संवाद में सफलता देता है, ये सब जानते हैं। लेकिन स्रोत एक गहरी बात बताते हैं। मजबूत बुद्ध वाला व्यक्ति कॉम्प्लेक्स डेटा को बहुत आसानी से समझ सकता है। वो एक बेहतरीन स्ट्रैटेजिस्ट या डेटा एनालिस्ट बन सकता है। अच्छा, मजबूत सनी सिर्फ अधिकार नहीं देता, वो व्यक्ति को धैर्य और अनुशासन देता है, जिससे वो बड़े लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को संभाल सकता है, जैसे एक सीईओ या एक बड़ा बिल्डर। और सूर्य या गुरु के बारे में क्या कोई ऐसी गहरी बात है? एक मजबूत सूर्य सिर्फ लीडरशिप नहीं देता, वो व्यक्ति को रिस्क लेने की हिम्मत देता है, उसे एक एंटरप्रेन्योर बनाता है। और मजबूत गुरु, यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। हमारे स्रोत बताते हैं कि कभी-कभी किसी का सबसे मजबूत ग्रह वो नहीं होता जो करियर में मदद करता है, बल्कि वो होता है जो उसे बार बार गलत रास्ते पे जाने से बचाता है। अच्छा, एक रक्षक की तरह। बिल्कुल, एक मजबूत गुरु शायद बहुत पैसा ना दे, लेकिन वो व्यक्ति को हर मुश्किल में सही सलाह, नैतिकता और मन की शांति देगा, जो लंबे समय में ज्यादा कीमती साबित होता है। इसलिए बिना षड्बल देखे करियर चुनना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। ये बहुत अहम बात है। अब आते हैं उस सवाल पर जो मैंने पहले पूछा था, उपाय। लोग अक्सर ग्रहों को शांत करने या मजबूत करने के लिए उपाय करते हैं। जी, तो षड्बल की जानकारी के बिना उपाय करते समय क्या गलती हो सकती है? ये सबसे खतरनाक गलती है और मेरे अनुभव में 90% लोग यही करते हैं। वे अपने मजबूत ग्रह का ही उपाय करने लगते हैं, उसे और मजबूत करने की कोशिश में, और जो ग्रह असल में कमजोर है और समस्या दे रहा है उसे नजरअंदाज कर देते हैं। ज्योतिष का नियम ये है कि मजबूत ग्रह को सिर्फ सक्रिय किया जाता है, उसे छेड़ा नहीं जाता, उसकी ऊर्जा को सही दिशा दी जाती है, जबकि कमजोर ग्रह को नियंत्रित किया जाता है ताकि वो नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन ये तो आम धारणा के बिल्कुल खिलाफ है। ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि जो अच्छा है उसे और अच्छा बनाओ। क्या इसका कोई नकारात्मक असर हो सकता है? क्या एक बहुत ज्यादा मजबूत ग्रह भी समस्या दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। ये ऐसा है जैसे आपकी कार का एक्सेलरेटर पहले से ही बहुत अच्छा काम कर रहा है और आप उसे और तेज करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि असल समस्या ब्रेक में है। हाँ, आपको ब्रेक ठीक करने की जरूरत है, एक्सेलरेटर नहीं। अगर आप पहले से मजबूत मंगल को और मजबूत करने के लिए रोज हनुमान चालीसा पढ़ें और मूंगा पहन लें, तो हो सकता है कि आपकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाए कि वो गुस्से और लड़ाई झगड़े में बदल जाए। अरे बाप रे! आपने अपनी ताकत को ही अपना दुश्मन बना लिया। तो इस सारी जानकारी का जो काफी गहरी और तकनीकी है, कोई आम इंसान व्यावहारिक रूप से इस्तेमाल कैसे कर सकता है? क्या कोई आसान तरीका है? हाँ, स्रोत में इसके लिए एक बहुत ही सीधी और व्यावहारिक 3 चरणीय प्रक्रिया बताई गई है। पहला कदम, अपनी कुंडली का किसी अच्छे ज्योतिषी से षड्बल विश्लेषण करवाएं। ये जानना जरूरी है कि कौन से ग्रह में कितनी ताकत है। ये आपकी कुंडली की डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है। ठीक है, पहला कदम है डेटा हासिल करना। दूसरा कदम क्या होगा? दूसरा कदम है उस विश्लेषण में से अपने सबसे मजबूत 1 या 2 ग्रहों को पहचानें। हर किसी की कुंडली में 1 या 2 ग्रह ऐसे होते हैं जो बाकियों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। ये आपके असली सहयोगी हैं, आपकी सुपर पावर्स। और जब उन सुपर पावर्स की पहचान हो जाए तो तीसरा और आखिरी कदम? तीसरा कदम है अपने करियर, अपने काम और जीवन के बड़े फैसले उन्हीं ग्रहों की ऊर्जा के आसपास रखें। अगर आपका बुध मजबूत है तो संवाद, लेखन या व्यापार से जुड़ा काम चुनें। अगर शुक्र मजबूत है तो क्रिएटिविटी, आर्ट या डिजाइन के क्षेत्र में जाएं। अपने मजबूत ग्रहों की धारा में बहना धारा के खिलाफ तैरने से कहीं ज्यादा आसान और सफल होता है। स्रोत में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, किस्मत से लड़ा नहीं जाता, किस्मत के साथ तालमेल बिठाया जाता है। तो असल में ये अपनी जिंदगी का यूजर मैनुअल पढ़ने जैसा है। आप ये जान रहे हैं कि आपके कौन से टूल्स सबसे अच्छे काम करते हैं, ताकि आप उन्हीं का इस्तेमाल करें। आपने बिल्कुल सही समझा। ये अपने अंदर छिपे हुए खजाने का नक्शा खोजने जैसा है। ज्यादातर लोग उस खजाने के ऊपर बैठे हैं और उन्हें पता ही नहीं है।
तो आज की इस पूरी चर्चा का सार यही है कि सिर्फ ये मत देखिए कि आपकी कुंडली में ग्रह कहाँ हैं, कौन सा योग बन रहा है, ये सब अधूरी जानकारी है। पूरी तस्वीर तब साफ होती है जब आप ये देखते हैं कि उन ग्रहों में असल में ताकत कितनी है। एक ग्रह का सिर्फ अच्छा दिखना काफी नहीं है, उसका शक्तिशाली होना जरूरी है। और अंत में विचार करने के लिए एक बात छोड़कर जाती हूँ, किस्मत सिर्फ लिखी नहीं होती, उसे सक्रिय भी करना पड़ता है। षटबल को समझना अपनी उस छिपी हुई शक्ति को पहचानने और उसे सक्रिय करने का एक तरीका है। ये ज्योतिष को भाग्यवादी होने से निकालकर कर्मवादी बनाने का रास्ता है। इसी गहरी सोच के साथ अगली बार तक के लिए नमस्कार।